हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस की एमसीक्यू। आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है उसमें इस चैप्टर को मेंशन किया गया है एज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। ये बैंडुंग कॉन्फ्रेंस है, इसे एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीका के और बहुत सारे एशिया के, स्पेशली जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री थे, वो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था, तो वो कॉन्फ्रेंस जो था बैंडुंग कॉन्फ्रेंस था। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इंडिया वाज लाइटली इंगेज्ड इन द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। नहीं, देखो, इंडिया बहुत ज्यादा इंगेजमेंट इंडिया ने इसमें दिखाया था। इंडिया ने बहुत सारे जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री थे उनके साथ रिलेशंस डेवलप किए, तो लाइटली नहीं, बहुत कम नहीं, बहुत ही ज्यादा हैवीली इंगेजमेंट दिखाया था इंडिया ने। यानी कि ये वाली तो गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3, दिस पीरियड shows the zenith of India's participation with the newly independent Asian and African nations. Yes, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें इंडिया ने बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया था जो एशियन कंट्रीज है या जो अफ्रीकन कंट्रीज है जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे उनके साथ में। तो ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा है? 1 और 3। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन बाई। तो पंचशील जो एग्रीमेंट जो थी, ये किन लीडर्स के बीच में साइन हुआ था? नेहरू एंड दलाई लामा, नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जो एनलाई, नेहरू एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जो एनलाई, या फिर इंदिरा गांधी एंड चाइनीज प्रीमियर जो एनलाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर। आपको याद रखना है चाइनीज प्रीमियर। ओके, ये समथिंग लाइक पीएम है, ठीक है, ये समथिंग लाइक पीएम है, तो वहां पे पीएम नहीं प्रीमियर बोलते हैं। तो जो एनलाई, ऑप्शन बी। Ascension region, India was one of the first country to recognize China as country। तो देखो, हमें पता है कि 1949 में चाइना में एक रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद में वहां से मोनार्की को हटाकर वहां पे एक कम्युनिस्ट कंट्री स्टैब्लिश की जाएगी, है ना। 1949 में एक कम्युनिस्ट कंट्री को स्टैब्लिश किया जाएगा, और इंडिया ने बहुत ही जल्दी ही चाइना को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया, है ना। तो बिल्कुल ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। चाइना वॉज हैविंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। बिल्कुल, चाइना में जो न्यू गवर्नमेंट आई थी दैट वाज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ये भी करेक्ट है। अब क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? तो देखो, इंडिया ने चाइना को एक्सेप्ट किया एज अ कंट्री। क्यों? बिकॉज वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज इंडिया जो है, अगर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं भी होती तो भी उनको एक्सेप्ट करते, बिकॉज ये इंडिया का नेबर है और इंडिया इससे अच्छे रिलेशन चाहते थे। सो यहाँ पे रीजन तो करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दलाई लामा sought and obtained political asylum in India। तो दलाई लामा हमारे कंट्री में कब उन्होंने asylum उनको मिला था? 1962, 1960, 1961 या फिर 1951। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1959। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वॉज हेल्ड इन। तो पहली जो नाम की जो समिट थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो समिट थी, वो कब हुई थी? सितंबर 1961, जून 1961, सितंबर 1962 या फिर अगस्त 1959। करेक्ट आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए, सितंबर 1961। हमें पता है ये बेलग्रेड में हुआ था, है ना, बेलग्रेड में हुआ था ये नाम की समिट जो थी। आप मुझे बता पाओगे कमेंट करके कि ये पहली जो समिट थी इसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? टोटल कितने कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था? ये पहली जो समिट थी नाम वाली, वहां पे आप मुझे ये कमेंट करके बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली डैश नोट। देखो, चाइना जब एज अ कंट्री सामने आया, इंडिया जब एज अ कंट्री सामने आया, तो हमारी स्टार्टिंग में हमारी और चाइना की रिलेशन जो है वो काफी फ्रेंडली थी। बाद में जाके कुछ लैंड बाउंड्री की इश्यूज होने लगी एंड देन वॉर हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में काफी बेहतर था। तो जब रिलेशन स्टार्ट हुए तब बहुत ही फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट हुए। ऑप्शन ए, बहुत ही दोस्ती भरे तरीके से हमारा रिलेशन जो है वो चाइना के साथ स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए, फाइंड करेक्ट। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम। तो हम लोग ये देखेंगे, ये जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस था, बाद में यहाँ पे जो लीडर्स मिलेंगे फिर उन्हीं को ये फील होगा कि वो एक अलग बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट करे, दैट इज नाम, कि अमेरिका वाली ब्लॉक नहीं ज्वाइन करना है, यूएसएसआर वाली ब्लॉक नहीं ज्वाइन नहीं करना है। तो बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में इसमें काफी हेल्प किया नाम के फॉर्मेशन को लेकर के। बिल्कुल ये करेक्ट है। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन बैंडुंग। नहीं,
पहली जो नाम की समिट है अभी जस्ट मैंने बताया, ये थी बेलग्रेड में हुई थी, है ना, बेलग्रेड में हुई थी, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो गलत हो जाएगी। फिर देखते हैं, नेहरू वाज सोल फाउंडर ऑफ नाम। देखो नेहरू जो थे वो डेफिनेटली वो फाउंडर तो थे, लेकिन क्या सिर्फ नेहरू ही फाउंडर थे, सिर्फ नेहरू जी ही फाउंडर थे? ऐसा नहीं था, नेहरू जी के साथ में और दूसरे लीडर भी थे। तो सोल मतलब सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी फाउंडर थे ये बोल रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगी। नेहरू जी को बोल सकते हैं कि वो को फाउंडर थे, इसके अलावा और दूसरे लीडर्स भी थे। आपको अगर पता है दूसरे लीडर्स कौन थे तो आप कमेंट करके बताना। यानी कि ये वाली तो गलत हो गई और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी होगी? ओनली वन, ऑप्शन ए। Who was India's डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1962 वॉर? तो 1962 की जब वॉर हो रही थी तो उस समय हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वी के कृष्णन मेनन, नेहरू जी थे, या फिर सरदार पटेल थे, या फिर नन ऑफ दिस? आंसर होगा ऑप्शन ए, वी के कृष्णा मेनन। Certain reason, before 1959 a boundary dispute had surfaced between इंडिया एंड चाइना। देखो 1959 में दलाई लामा जब हमारे कंट्री में आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स चाइना तो बहुत गुस्सा नाराज हो जाएगा, लेकिन ये सब होने से पहले हमारे कंट्री के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान चाइना के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स जो है वो इमर्ज होके सामने आने लगे थे। व्हाई? बिकॉज ये चाइना वालों ने क्या किया था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी है, जो अक्साई चीन वाली जो एरिया है, वहां पे उन्होंने कुछ रोड वगैरह उन्होंने बना दिए थे, है ना, बिना हमसे पूछे हमारी लैंड के ऊपर में उन्होंने रोड बना दिया था। और इस कारण से हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स जो है वो इमर्ज होके सामने आएंगे। बिल्कुल असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है? China claimed that they do not agree the boundary settlement as it was done in colonial decision। देखो हुआ क्या था मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये मान लो कि चाइना है ना, मान लो मैं बता यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान लो कि सबसे ऊपर में ये वाली पार्ट जो है ये चाइना है, चाइना के नीचे मान लो ये वाली पार्ट जो है ये है तिब्बत, ये चाइना है, नीचे तिब्बत है, और उसके नीचे मान लो यहाँ पे इंडिया है। तो पहले क्या था कि इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री लग रही थी, है ना, चाइना के साथ डायरेक्ट बाउंड्री नहीं थी, बीच में तिब्बत एज ए बफर स्टेट था। ओके, एंड तिब्बत और इंडिया के बीच की जो लैंड एग्रीमेंट है, बाउंड्री क्या होगी इसको क्योंकि उस समय तो हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने और तिब्बत की जो गवर्नमेंट जो थी उन लोगों ने मिलके कुछ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करके उन लोगों ने डिसाइड किया कि ओके लैंड बाउंड्री जो है वो कहां से पास होती है। मतलब इंडिया ने और ब्रिटिश इंडिया ने और तिब्बत ने डिसाइड कर लिया। फाइन। नाउ जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, उसने तिब्बत को जब एनेक्स कर लिया, तो चाइना का कहना यह है कि इंडिया ने तिब्बत के साथ जो है, ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के साथ जो है वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, हम लोग उसे नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया को अगर बाउंड्री की एग्रीमेंट साइन करनी चाहिए तो वो चाइना के साथ करनी चाहिए, तिब्बत के साथ नहीं, बिकॉज तिब्बत तो चाइना का ही पार्ट है, तो इंडिया को चाइना के साथ डील करना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने तो तिब्बत के साथ डील किया। ऑफ कोर्स ये ब्रिटिश एरा टाइम में हुआ था, तो चाइना का कहना यह है कि ये जो कॉलोनियल डिसीजन था, ये तो ब्रिटिश टाइम में जो डिसीजन था उसको वो लोग नहीं मानते हैं, वो एग्रीमेंट को वो लोग नहीं मानते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। और एक्चुअली यही कारण है जिस कारण से हमारे कंट्री के बीच में उनके बीच में जो है ये बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए या ट्रू है और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर द इंडियन बॉर्डर एंड शॉट असाइलम इन इंडिया। तो दलाई लामा जो है हमारे कंट्री में कब उन्होंने आए थे, ठीक है, हमारे कंट्री में कब आए थे वो, और उन्होंने असाइलम जो है उनको मिला था, तो हमारा आंसर होगा 1959। आगे बढ़ते हैं। When the Chinese Revolution took place, तो मैंने आपको बताया चाइना में पहले मोनार्की सिस्टम थी, बाद में मोनार्की को हटा करके वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश किया गया था, तो इसे चाइनीज रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये कब हुआ था? 1950, 1949, 1955 या फिर 1949? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1949। आप यहाँ पे एक चीज ये आप नोटिस करो, हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, ये लोग 1949 में इंडिपेंडेंट, 1949 में वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, है ना। तो लगभग हम लोगों ने अपना जर्नी काफी साथ में ही शुरू किया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखेंगे हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे लैंड बाउंड्री को लेकर के। नंबर 62, फाइंड इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है यहाँ पे। नो, बिफोर द चाइनीज रेवोल्यूशन चाइना वाज अंडर द शैडो ऑफ ईस्टर्न डोमिनेशन। नहीं, देखो चाइनीज रेवोल्यूशन तो 1949 में हुई और उससे पहले चाइना में क्या थी? मोनार्की थी। और ये जो मोनार्की थी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस था, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था किनका? वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का। तो ये वेस्टर्न कंट्री जो है ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे मोनार्की को। तो रेवोल्यूशन से पहले
चाइना जो था वो बेसिकली वेस्टर्न डोमिनेशन में था, तो ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, नेहरू हेल्प्ड द न्यू चाइनीज गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम। तो देखो नेहरू जी ने जब जो न्यू चाइनीज गवर्नमेंट जब आई 1949 में, जब न्यू चाइनीज गवर्नमेंट आई तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में नेहरू जी ने उनको काफी हेल्प किया, चाइनीज गवर्नमेंट को काफी हेल्प किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया कि यस हम लोग इसे एज ए कंट्री मानते हैं, ठीक है, बाकी कंट्रीज को भी इनको एज ए कंट्री मानना चाहिए। तो नेहरू हेल्प द न्यू चाइनीज गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट किया था ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम, है ना, बेसिकली 1949 और उसके बाद के टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये तो करेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, डैश वाज वॉरिड अबाउट द पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। तो हमारे कंट्री के कौन से लीडर थे जिनको फील होता था कि ये चाइनीज जो पीपल जो है ये बाद में फ्यूचर में एग्रेशन दिखा सकते हैं। देखो चाइना जो है वो 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, है ना, फिर हम लोग देखेंगे 1950 में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने तिब्बत को जो है एनेक्स कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, है ना। तो ये जो इंसिडेंट है ना, इसको देख के हमारे कंट्री के बहुत सारे लीडर्स को फील होने लगा कि ये जो चाइनीज जो पीपल है ये हो सकता है ये फ्यूचर में ये लोग क्या करें, ये जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये फ्यूचर में इंडिया पे भी अटैक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे लीडर थे जिनको ये फील होता था, वीके कृष्णा मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी या फिर महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फॉर लॉन्ग टाइम चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाई। तो देखो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर थी बहुत ही लंबे टाइम तक, जब हमारी और चाइना की रिलेशंस काफी फ्रेंडली थी, तो उस समय वहां पे कौन सी फोर्स वहां पे डिप्लॉयड थी जो बॉर्डर को देखती थी, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी देखती थी या पुलिस वहां पे देखती थी या फिर किसी तरह की कोई गार्डिंग थी ही नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे थी तो वो लोग बस थोड़ी बहुत गार्डिंग करते थे कि ओके कहां तक बॉर्डर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, इनकरेक्ट फाइंड करना है। Nehru was worried about the possible Chinese aggression near future। तो हम लोग देखेंगे, अच्छा पहले तो यहाँ पे वेयर नहीं होगा, was होगा, माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है। नेहरू वॉज वॉरिड अबाउट पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन, नहीं ऐसा नहीं था। नेहरू जी का तो मानना यह था कि चाइना वाले हमारे ऊपर कभी एग्रेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग भी ब्रिटिश कॉलोनी थे, चाइना वाले भी एक तरह से वहां पे भी देखे उनको भी वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी डोमिनेट किया था, तो हम दोनों की पास्ट काफी सिमिलर है, हम दोनों एक दूसरे का पेन समझते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक्सपैंड करेंगे एक दूसरे पे अटैक करेंगे, ऐसा मानना था। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थॉट इट वाज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये फील होता था कि इंडिया जो है ये फेस करेगा कहां, अटैक किनसे, चाइनीज से, और ये एक्सट्रीमली लाइकली है, बहुत ज्यादा इसके चांसेस है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फील होता था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि चाइना वाले जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नाउ तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए, ओनली 1। विच टू कंट्रीज साइंड पंचशील एग्रीमेंट। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, ये जो पंचशील एग्रीमेंट जो है ये साइन किया था इंडिया एंड चाइना ने। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से ईयर में साइन किया गया था, ये अगर पता है तो आपको। इंडिया एंड चाइना ने साइन किया था। पंचशील रेफर्स टू, तो ये पंचशील जो एग्रीमेंट है, पंचशील का मतलब क्या है, बेसिकली देखते हैं ऑप्शन, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल ट्रेड, इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ तिब्बत एज चाइना पार्ट, एंड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पंचशील का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे इंडिया और चाइना ने टोटल 5 जो पॉइंट्स थे उन पे एग्री हुए थे बेसिकली। और ये पॉइंट क्या चीज को लेकर के थे कि इंडिया और चाइना जो है एक दूसरे के साथ कभी झगड़ेंगे नहीं, वॉर वगैरह नहीं करेंगे, शांति के साथ पीसफुल तरीके से दोनों कंट्री अपना डेवलप करेंगे, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे। तो हमारा होगा आंसर ऑप्शन ए। When the Panchshil agreement was signed between India and China, people of India were not happy about the decision। तो जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था पंचशील एग्रीमेंट, तो इंडिया के जो लोग थे, है ना, वो हैप्पी नहीं थे इस डिसीजन से। ये गलत है, बिल्कुल इंडिया के लोग भी काफी हैप्पी थे, चाइना के लोग भी काफी हैप्पी थे कि हम दोनों कंट्री फ्रेंडली है ना। हमारे लीडर्स चाइना में जाते थे तो वहां के काफी सारे लोग उनको ग्रीट करते थे, चाइना के काफी सारे लोग हमारे कंट्री में आते थे तो हम लोग भी उनका वेलकम करते थे, है ना।
तो रिलेशन काफी बेहतर था, तो ये इंडिया जो है हैप्पी नहीं थे पीपल, ये गलत बात है। दूसरा स्टेटमेंट, चाइनीज लीडर्स विजिटेड इंडिया आफ्टर द पंसिल एग्रीमेंट। यस, चाइना के लीडर्स ने इंडिया को विजिट किया पंसिल एग्रीमेंट के बाद में, हम लोगों ने उनको वेलकम भी किया, तो ये वाली तो करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी है? ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 69, तिब्बत इज अ प्लेट्यू ऑफ दैश रीजन। तो तिब्बत देखो एक प्लेट्यू है, आपको जरूर पता होगा, माउंटेन्स, प्लेन है ना, हिल्स। तो प्लेट्यू, प्लेट्यू बेसिकली एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो रेज्ड टेबल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, तो ये जैसे प्लेट्यू है। तो तिब्बत एक प्लेट्यू है, कौन से रीजन में? नॉर्थ एशियन, सेंट्रल एशियन, सेंट्रल चाइना, या फिर नॉर्थ इंडिया। ओके, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल एशियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड इनकरेक्ट। तिब्बत इज अ प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन। जस्ट अभी हमने देखा, बिल्कुल ये करेक्ट बात है कि सेंट्रल एशियन रीजन में, देखो सेंट्रल एशिया जब कभी भी हम लोग की बात हम लोग जब कभी भी करते हैं तो हमें फिर वो याद आते हैं, वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सब याद आते हैं, है ना। लेकिन आपको याद रखना है, जो तिब्बत की जो प्लेट्यू है उसको भी हम लोग सेंट्रल एशियन रीजन में काउंट करते हैं, तो ये तो करेक्ट हो जाएगी। तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट इज कॉजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बत के कारण इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे टेंशन चल रही है ना, जो कॉज कर रहे हैं बहुत सारे टेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तिब्बत को तो हम लोगों ने चाइना का पार्ट ही मान लिया है ना, तिब्बत को तो हम लोगों ने चाइना का पार्ट ही मान लिया है। तो प्रेजेंट डे में, आज के प्रेजेंट डे में क्या तिब्बत को लेकर के इंडिया एंड चाइना के बीच में टेंशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेजर इश्यूज जो है ये नहीं है, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर को तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट होगा ओनली 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। When China took over the तिब्बत, तो चाइना ने तिब्बत को कब एनेक्स किया, कब कब्जा किया? 1950, 1962, 1961, 1949। देखो 1949 में तो इन्हें इंडिपेंडेंस मिला था, है ना। 1950 में जाके इन लोगों ने क्या किया? तिब्बत को जाके एनेक्स कर लिया। 1962 में तो वॉर हुई थी हमारी, ठीक है, तो आंसर होगा 1950। क्वेश्चन नंबर 72, इन द डैश एग्रीमेंट इंडिया कंसीडर्ड चाइनास क्लेम ओवर तिब्बत। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो एग्री कर गया कि ओके तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। कौन से एग्रीमेंट में हम लोगों ने एग्री किया था? शिमला एग्रीमेंट, बैंडुंग एग्रीमेंट, नैम एग्रीमेंट, या फिर पंसिल एग्रीमेंट? आंसर होगा पंसिल एग्रीमेंट में। देखो पंसिल एग्रीमेंट में इंडिया ने और चाइना ने यह डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ये वर्ड आप याद रखना, हाँ, ये वर्ड एग्जाम में आ सकता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। इंडिया और चाइना ने यह डिसाइड किया पंसिल एग्रीमेंट में कि हम लोग एक दूसरे कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखना। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन डी, पंसिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लीडर दलाई लामा इज। तो जो दलाई लामा जो लीडर है वो बेसिकली किस तरह के लीडर्स है? चाइनीज स्पिरिचुअल लीडर, तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर, तिब्बतियन पॉलिटिकल लीडर, या फिर इंडियन स्पिरिचुअल लीडर? करेक्ट आंसर होगा तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है। Which Chinese leader visited India in 1956? तो 1956 में चाइना के एक लीडर आए थे हमारे कंट्री में, ठीक है, तो कौन आए थे वो? प्रेसिडेंट माओ जेडोंग आए थे? नहीं। प्रीमियर जो एनलाई आए थे? नहीं। प्रेसिडेंट जो एनलाई आए थे? नहीं। अच्छा वेट, प्रीमियर जो एनलाई आए थे? यस, सॉरी, ऑप्शन बी होगा। जिनपिंग? नहीं, जिनपिंग तो अभी है ना, अभी आप जो चाइनीज प्रेसिडेंट देखते हो जिनपिंग, तो यहां आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीमियर जो एनलाई जो है ये आए थे हमारे कंट्री में। और अच्छा हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, करेक्ट फाइंड करना है हमें यहाँ पे। वी के कृष्णन मेनन वाज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर सिंस 1957। तो 1957 से लेकर के हम लोग देखेंगे वी के कृष्णन मेनन जो थे वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, बिल्कुल 1957 से बिल्कुल थे। ही रिजाइंड आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1962। यस, जब 1962 की जब वॉर हुई और जब इंडिया उसमें लूज कर गया, हार गया, तो हम लोगों ने उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, एज डिफेंस मिनिस्टर। हिज रिलेशन विथ नेहरू वॉज नॉट गुड। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी रिलेशन जो है वीके कृष्ण मेनन की जो रिलेशन जो है वो नेहरू के साथ काफी अच्छे थे, तो ये वाली गलत हो जाएगी। तो हमें तो करेक्ट फाइंड करना है, तो 1 और 2 आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं।
When Chinese Premier Zhou Enlai visited India in 1956, he was accompanied by, तो जब चाइनीज प्रीमियर जो एनलाई जब हमारे कंट्री में आए थे 1956 में, तो उनके साथ और कौन आए थे? उनके साथ क्या प्रेसिडेंट माओ जेडोंग भी आए थे, क्या जिनपिंग आए थे, नेहरू आए थे, या दलाई लामा आए थे? आंसर है ऑप्शन डी, दलाई लामा। देखो 1956 में जब ये आएंगे और दलाई लामा आएंगे ना, तो दलाई लामा उस टाइम में क्या होंगे, वो मिलकर ना नेहरू जी को वो बताएंगे कि देखो ये चाइनीज पीपल है, ये तिब्बत में कितना ज्यादा क्रूएल्टी कर रहे हैं, है ना। बेसिकली दलाई लामा जो है ना, नेहरू जी से हेल्प मांगे कि आप कुछ करो, ये चाइनीज वालों ने 1950 में क्या किया, हमें एनेक्स कर लिया, आप तो उसको एग्री कर गए, वो इंडिया को बोल रहे थे कि आप तो एग्री कर गए कि ठीक है तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, लेकिन चाइना सिर्फ इससे नहीं रुका। चाइना ने क्या स्टार्ट किया, वहां पे बहुत ही ज्यादा क्रुएल्टी करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जो बुद्धिस्ट पीपल थे, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स वगैरह थे, उनकी जो रिलीजन थी उसको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बारे में दलाई लामा जी ने क्या किया, नेहरू जी को खबर किया कि आप हमारी हेल्प करो। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दलाई लामा। 77 An armed uprising in Tibet against China's occupation took place। तो देखो जब चाइना वाले इतनी ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्पांस तो मिलेगा। तो रिस्पांस उसका क्या था, तिब्बत में क्या हुआ, तिब्बत में क्या हुआ कि वहां के लोगों ने, वहां पे काफी सारे लोगों ने आर्म्ड अपराइजिंग कर दी, वेपन्स वगैरह जो है वो उठा लिया चाइनीज के अगेंस्ट, चाइनीज पीपल के अगेंस्ट। तो ये कौन से ईयर में हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था, 1961, 1962, 1958 या फिर 1959? अच्छा एक काम करो, मैं यहाँ पे दो ऑप्शन को कट कर देता हूँ, 1962, 1961 और 2 को मैं कट कर देता हूँ, बच गया 1958, 1959। आप दोनों, इन दोनों में से आप कमेंट करके बताओ तो कि कौन सी आंसर है, ये दोनों में से कोई एक है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ये ट्राई करो, इसे इजी से क्वेश्चन है। Question number 78. When the Dalai Lama sought asylum in India, what was the Chinese government reaction? तो दलाई लामा ने जब इंडिया में शरण लिया, इंडिया में असाइलम लिया, तो चाइनीज गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था? वो लोग बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, या फिर उन लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, या फिर उन लोगों को रिलीफ फील हुआ कि चलो अच्छा है दलाई लामा चल गए, हमारा अब थोड़ा सा चाइना में, तिब्बत में थोड़ा सा टेंशन जो है वो थोड़े कम हो गए, तो उन्होंने रिलीफ फील किया, या फिर नन ऑफ दिस? आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उन लोगों ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट से। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। डैश इज परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियन इन इंडिया। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि यहां पे जो तिब्बतियन जो लोग है ना, जो तिब्बतियन जो लोग हैं उनकी लार्जेस्ट सेटलमेंट है। देखो बेसिकली जो भी तिब्बत के जो पीपल जो आए थे, ठीक है, जो तिब्बत के पीपल जो आए थे, उन्होंने अपने कंट्री को छोड़ दिया सप्रेशन से, अपने आप को बचाने के लिए, है ना, वो खुशी से तो नहीं आए थे, अपने आप को सप्रेशन से बचाने के लिए आए थे। तो बेसिकली उन लोगों ने कहां पे अपने हमारे कंट्री में कहां पे उन लोगों ने अपने आप को सेटल किया? दिल्ली, धर्मशाला, तवांग, कोहिमा। तो ये बहुत ही इजी आंसर है। एक काम करते हैं, मैं अगर यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको कट करता हूं, तवांग नहीं है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट एरिया है ये, एंड कोहिमा जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो तो कोहिमा जो है ये भी नहीं है, दिल्ली एंड धर्मशाला ये दोनों ही प्लेस इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ तो कहां पे है ये लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट? परहैप्स, ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट सेटलमेंट है, दिल्ली एंड धर्मशाला में से एक है। आप मुझे बताना तो कौन सी है। और अगर आपको इन सब के आंसर्स नहीं मिलती है ना, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके आप वहां से भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा मैं क्यों ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, आपको भी थोड़ा सा पता चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन द 1950s एंड 1960s विच पॉलिटिकल लीडर एंड पार्टी इन इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ तिब्बतियन इंडिपेंडेंस। तो हमारे कंट्री में कौन सी ऐसी पार्टी थी या जो जिन्होंने जो 1950s में एंड 60s में भी इवन, है ना, उन लोगों ने सपोर्ट किया कि तिब्बत जो है उसको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो कौन सी पार्टी थी, करेक्ट फाइंड करना है हमें। तो बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी यस, जनसंघ यस, इन दोनों पार्टी ने का कहना यह था कि बिल्कुल तिब्बत को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा, बोथ 1 and 2। यहाँ पे हमारी पार्ट 3 जो है वो एंड होती है, और एंड करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के बीच इस ग्रुप को, इस चैनल को आप बिल्कुल आप शेयर करें। थैंक यू।